बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। हम हाइड्रोजन एटम के अंदर रेडियस की डिटर्मिनेशन करने जा रहे हैं, यानी कि हाइड्रोजन एटम कैसा दिखता है। हाइड्रोजन एटम ऐसा दिखता है कि बीच में होता है इसके न्यूक्लियस और इसके गिर्द एक बड़ा सा शेल होता है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। जाहिर सी बात है हाइड्रोजन के एटम के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और उसके न्यूक्लियस के अंदर एक ही प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन की तादाद भी एक ही होती है, इलेक्ट्रॉन की तादाद भी एक ही होती है। इसको हम कहेंगे ये क्या है, इसके ऊपर चार्ज क्या है 1e, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जाहिर सी बात है कि -1 ही चार्ज होगा। और यहाँ पर इसके न्यूक्लियस के अंदर ठीक है ना, इसके न्यूक्लियस के अंदर अगर एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद कितनी होगी, जाहिर सी बात है एक ही होगी। तो एक प्रोटॉन की तादाद है, ठीक है ना, एक प्रोटॉन की तादाद है और साथ में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है ना, न्यूक्लियस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन के लिए, न्यूक्लियस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितने प्रोटॉन एग्जिस्ट करते होंगे, ठीक है ना, जाहिर सी बात है एक इलेक्ट्रॉन, 1 ही चार्ज होगा इस न्यूक्लियस के ऊपर, ठीक है ना, समझ आ गई, 1 ही चार्ज होगा। अगर इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद 5 होती तो 5e चार्ज होता, और अगर इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद 10 होती तो इस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद भी 10 होती, ठीक है ना। तो टोटल न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना होता 10e, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से जब इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद 20 होती, जब इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद कितनी होती 20 होती, अगर इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद कितनी होती 20 होती तो इस शेल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होती 20 होती। तो टोटल इस न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना होता 20e, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। यहाँ पर हम लिखेंगे एटॉमिक नंबर, ये क्या है, ये एटॉमिक नंबर है, ये क्या है, ये एटॉमिक नंबर है, और इसके साथ क्या है चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज Ze, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। यानी कि जितना किसी एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, किसी भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद को कहते हैं एटॉमिक नंबर, और उसके अंदर उसके साथ ये जो उनसा ई क्या ज़ाहिर कर रहा है, ये ज़ाहिर कर रहा है कि इस शेल के अंदर जो उनसे न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल्स हैं उन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हैं वो ज़ाहिर कर रहा है, ठीक है ना। और हमेशा याद रखना जितने किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही मिकदार में उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एग्जिस्ट कर रहे होंगे। ये क्या ज़ाहिर कर रहा है, ये एटॉमिक नंबर को ज़ाहिर कर रहा है, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। अब हम उसके बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इधर हम क्या करेंगे, अगर इस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है, अगर इस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है तो इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद कितनी होगी, एक होगी, तो यहाँ पर एक आ जाएगा, ठीक है ना। ये एक क्या ज़ाहिर कर रहा है, इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद को ज़ाहिर कर रहा है, और ये ई क्या ज़ाहिर कर रहा है, इस और 1 इलेक्ट्रॉन क्या ज़ाहिर कर रहा है कि इस एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल इन शेल्स के अंदर फॉर एग्जांपल 20 इलेक्ट्रॉन्स होते तो इसका एटॉमिक नंबर भी क्या होता 20 होता, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर 20 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे होते तो 20 होता है इसका 20 इलेक्ट्रॉन, 20 यानी कि शेल के अंदर जो चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है वो 20e चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद कितनी है 20 है, और साथ में ई इसलिए लगाया है ताकि पता चल सके कि न्यूक्लियस के अंदर जो सा चार्ज है ना
वो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद 20 है, और उसके साथ ई क्या जाहिर कर रहा है कि इस न्यूक्लियस के गिर्द जो उनसे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी तादाद भी 20 ही है। 20 इलेक्ट्रॉन है इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो शेल्स हैं उनके अंदर। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो शेल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उसके अंदर जो उनसे इलेक्ट्रॉन से तादाद है वो 20 है, 20 इलेक्ट्रॉन है। और ये 20 क्या जाहिर कर रहा है, ये 20 जाहिर कर रहा है कि इस न्यूक्लियस के अंदर जो उनका एटॉमिक नंबर है वो भी 20 है। ठीक है ना। चलो खैर छोड़ दो, ये समझ आ गई होगी। ठीक है ना, समझ आ गई यहाँ पर, ये समझ आ गई होगी। मैंने इसलिए यहाँ पर Z क्यों लिखा है, ZE आ गया। अब उसके बाद ZE आ गया, और फिर उसके बाद अब हम आगे की तरफ जाते जा रहे हैं। कॉलम्स लॉ, ठीक है ना। हमने डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के रेडियस की डिटर्मिनेशन करनी है। हाइड्रोजन एटम में जो सा रेडियस है, यानी कि ये जो सा है न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासला है ना, ये हमने मैयर करना है, आर हमने मैयर करना है। ठीक है ना, ये हमने मैयर करना है। अब इन एन एटम, अब हम ये सारी कहानी यहाँ पर लिखेंगे। इन एन एटम विच पोज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, के जो उनसे शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसलिए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या है जी, ई है। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। और फिर उसके बाद चार्ज ऑन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज क्या है जी, ZE। अब ZE क्यों है मैंने आपको वजह बता दी है। और फिर उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेडियस। डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड रेडियस ये इज इक्वल टू होता है रेडियस के। अब ये कॉलम्स लॉ हमें पता है, हमें कॉलम्स लॉ क्या कहता है, कॉलम्स लॉ हमें ये कहता है कि इसके अंदर ये जो सा न्यूक्लियस है यहाँ पर चार्ज होता है Q1 और यहाँ पर चार्ज होता है Q2। ठीक है ना। इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, फॉर एग्जांपल इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो सा चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है कॉलम्स लॉ के मुताबिक, यार कॉलम्स लॉ आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा कि दो चार्जेस के दरमियान, यानी कि द प्रोडक्ट बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। ठीक है ना। फिर इसी तरीके से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फिर इसी तरीके से द रेडियस बिटवीन, यानी कि 1/r², यह आपने पढ़ा होगा। ठीक है ना। अब उसके बाद यानी कि ये कॉलम्स लॉ के मुताबिक क्या है कि द प्रोडक्ट बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड द रेडियस, द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, द स्केयर, यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। जाहिर सी बात है दो चार्जेस हैं Q1, इसको हम Q1 का नाम दे देते हैं। इस चार्ज को, ये जो सा इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज आया हुआ है इसको हमने Q1 का नाम दे दिया। इसको, ये जो सा न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज आया है उसको हमने Q2 का नाम दे दिया। अब ये Q1 और Q2 के दरमियान जो उनसा फासला है वो R है, तो R हमने यहाँ पर दर्ज कर दिया। द स्केयर डिस्टेंस R हमने यहाँ पर दर्ज कर दिया। जाहिर सी बात है कि R ही दर्ज करेंगे ना। ठीक है ना। अब उसके बाद फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2। ये हमने कॉलम्स लॉ में पढ़ा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को मिलाएंगे। ये लो जी, Q1 जो सा है ऊपर आ गया, Q2 जो सा है ये आ गया, यानी कि इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया। इक्वेशन 1 को, इन दोनों को बस हमने कंबाइन कर दिया, नाम नहीं देने, कंबाइन कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर अब हम क्या लेंगे, कांस्टेंट लेंगे। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर कांस्टेंट लेंगे, लिख लेना आपने। ठीक है ना, कि कांस्टेंट ले लिया हमने। ठीक है ना, Q1 Q2 और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन तब्दील हो गया इक्वल के साइन के, और R स्क्वायर आ गया। और फिर उसके बाद हमें पता है कि यहाँ पर क्या है, इधर। ठीक है ना, ये आ गया। अब हमें यहाँ पर ये देखें, ये हाइड्रोजन एटम के अंदर Q1 चार्ज क्या जाहिर कर रहा है,
हाइड्रोजन एटम के अंदर जो सा Q1 चार्ज है वो E यानी कि एक इलेक्ट्रॉन E को ज़ाहिर कर रहा है। फिर इसी तरीके से Q2 जो सा है, Q2 चार्ज जो सा है, ये न्यूक्लियस के ऊपर जो सा Q2 चार्ज आया हुआ है, ये क्या ज़ाहिर कर रहा है, ये ZE को ज़ाहिर कर रहा है, ठीक है ना। और ये R² आ गया, ठीक है ना, समझ आ गई। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो सा इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज एग्जिस्ट कर रहा था वो E था, और जो सा Q2 के ये न्यूक्लियस के अंदर जो सा Q2 चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है उसको हमने ZE का नाम दे दिया। अब फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर K लगा देंगे, ZE का होल का स्क्वायर ओवर R², ठीक है ना, समझ आ गई यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, K है ZE का होल का स्क्वायर ओवर R²। अब हमें पता है कि K जो सा होता है, K की वैल्यू क्या होती है, ठीक है ना। K की वैल्यू हमें पता है कि K की वैल्यू होती है K = 1/4 पाई E0, ये होती है K की वैल्यू। और E0 जो सा होता है, E0 इसको हम कहते हैं परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। जबकि यहाँ पर इसकी जो सी वैल्यू है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, यानी कि दो चार्जेस हैं, एक ये पॉजिटिव चार्ज रखने वाला चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज रखने वाला चार्ज। इन दोनों के दरमियान ये फ्री स्पेस है। फ्री स्पेस के दरमियान अगर कोई चीज़ आ जाएगी ना, यानी कि लकड़ी का कोई गत्ता वगैरह रख दोगे, तो इस लकड़ी की वजह से इन दोनों की जो सी अट्रैक्शन है उनमें नुक्स आ जाएगा। जैसे इन दोनों के अट्रैक्शन में नुक्स आ जाएगा तो समझ लेना कि E0 जो सा है ये आपकी कम हो जाएगी, यानी कि परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। अट्रैक्शन, जब ये गत्ता नहीं होगा ना तो फ्री स्पेस होगी, जब ये गत्ता नहीं होगा, जब ये फ्री स्पेस होगी ना, दो चार्जेस के दरमियान जब फ्री स्पेस एग्जिस्ट कर रही होगी, फ्री स्पेस होगी, तब ये E0 की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि दोनों के दरमियान बहुत अट्रैक्शन होगी, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। लेकिन जैसे ही गत्ता आ जाएगा तो गत्ते की वजह से पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के दरमियान जो सी अट्रैक्शन है वो वीक हो जाएगी, जिसकी वजह से परमिटिविटी इन फ्री स्पेस की वैल्यू भी कम आएगी, यानी कि इसको कम हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर अब हम यही बात यहाँ पर लिखने लगे हैं। यहाँ पर 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 होती है इसकी वैल्यू, 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻12 होती है। और फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये E0 की वैल्यू है ये। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये K की वैल्यू यहाँ पर दर्ज कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ पर K की वैल्यू दर्ज करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4 पाई E0, ठीक है ना, और साथ ही इसके ZE² ओवर R²। अब फिर उसके बाद हमें पता है, हमें ये भी पता है कि ये जो सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है F है, यानी कि न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो सा डिस्टेंस है, यानी कि न्यूक्लियस की ये कौन सी फोर्स है जो इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सर्कुलर मोशन में करने में मजबूर कर रही है। जाहिर सी बात है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स को हम जाहिर करते हैं FC से, और इसकी वैल्यू होती है mv²। आपने पढ़ा होगा कि एक ऐसी फोर्स, जब किसी पत्थर को आप डोरी से बांध कर अपने हाथों से उस डोरी को घुमाते हैं तो वहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट होना शुरू होती है। सेम यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई कर दो कि न्यूक्लियस के गिर्द ये इलेक्ट्रॉन जो सा घूम रहा है सर्कुलर मोशन में, इसको इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर मोशन में कौन घुमा रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स घुमा रही है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स की कीमत हमने यहाँ पर दर्ज कर देनी है, ठीक है ना। यहाँ पर हमने सेंट्रीपिटल फोर्स की कीमत दर्ज कर दी, यानी कि फोर्स, ठीक है ना। ये वाली वैल्यू याद रखनी है, ये वाली वैल्यू आपने याद रखनी है, F = K ZE² ओवर R², ये वाली वैल्यू आपने याद रखनी है। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो सी FC है, फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स की कीमत यहाँ पर दर्ज कर देनी है। सेंट्रीपिटल फोर्स की कीमत यहाँ पर, यानी कि F है, यहाँ पर कौन सी फोर्स एग्जिस्ट कर रही है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान, वो फोर्स है जी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू को हमने, ये वाली वैल्यू को हमने यहाँ पर दर्ज कर देना है, दर्ज कर दिया,
एम वी स्केयर ओवर आर इज इक्वल टू जेड ई स्केयर ओवर 4 पाई ई नॉट आर स्केयर। ठीक है ना, समझ आ गई। यहाँ पर आर जो सा है इस आर से कैंसिल हो जाएगा। जैसे ये आर इस आर से कैंसिल हो जाएगा ना, तो फिर उसके बाद क्या होगा कि ये एम वी स्केयर इज इक्वल टू जेड ई स्केयर, जेड ई स्केयर ओवर 4 पाई ई नॉट आर, 4 पाई ई नॉट आर। अब हम क्या करेंगे, इधर हमें वी स्केयर की वैल्यू निकालनी है, तो वी स्केयर इज इक्वल टू एम जो सा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा जेड ई स्केयर ओवर 4 पाई ई नॉट एम आर। ठीक है ना, यहाँ पर ये हो गया। अब हमें इस इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन भी आपने याद रखनी है। यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर एक रिलेशन आ रहा है, वो रिलेशन है जी रेडियस का इस वेलोसिटी के लिए। यानी कि जितना किसी भी, यानी कि जितना न्यूक्लियस के, यानी कि जितना रेडियस ज़्यादा होगा ना उतनी वेलोसिटी उस इलेक्ट्रॉन की कम होगी, और जितना किसी इलेक्ट्रॉन का फासला न्यूक्लियस से कम होगा उतनी उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। यानी कि ज़ाहिर सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन इनर शेल में एग्जिस्ट कर रहा होगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन जो सा है इस इनर शेल में एग्जिस्ट कर रहा होगा ना यहाँ पर करके, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और जो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से दूर होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, और इसकी वेलोसिटी क्या है जी ज़्यादा। यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, इस इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा है, यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है, कम है। ठीक है ना, ये रिलेशन ये ज़ाहिर कर रहा है। ये रिलेशन भी आपने याद रखना है। ठीक है ना, ये वेलोसिटी का रेडियस के लिए। ठीक है ना, कि वी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर। ठीक है ना, वी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। ये रिलेशन आपने याद रखना है। और फिर उसके बाद अब हम आगे की तरफ जाते जा रहे हैं। आगे की तरफ ये जाते जा रहे हैं कि यहाँ पर ये रिलेशन हमारे पास आ गया। ठीक है ना, अब हम उसके बाद आगे की तरफ जाता जा रहा हूँ मैं। एक और बात है कि इधर ठीक है ना, अब ये भी बात याद रखना कि ये जो सा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। ये न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इस दौरान इस इलेक्ट्रॉन के अंदर एक मोमेंटम प्रोड्यूस होगा, उसको कहेंगे एंगुलर मोमेंटम। ठीक है ना, उस इलेक्ट्रॉन को कहेंगे एंगुलर मोमेंटम। ठीक है ना, समझ आ गई। हम इलेक्ट्रॉन जो सा है ये इस शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, तो उस दौरान इस इलेक्ट्रॉन के अंदर एक मोमेंटम प्रोड्यूस होगा। उस मोमेंटम को कहेंगे, ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पर कहेंगे कि एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस हो जाता है, प्रोड्यूस इन शेल, इन इलेक्ट्रॉन विच प्रेजेंट इन शेल, जो कि प्रेजेंट है, विच प्रेजेंट इन शेल, जो कि शेल के अंदर प्रेजेंट है। उस शेल के अंदर जो सा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व हो रहा है, उस दौरान उसके अंदर एक मोमेंटम प्रोड्यूस होगा, उसको हम कहेंगे एंगुलर मोमेंटम। और जो सा एंगुलर मोमेंटम होगा उसकी वैल्यू होती है, हमें ये पता है कि एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। ठीक है ना, समझ आ गई यहाँ पर। और हमें पता है कि यहाँ पर v वेलोसिटी हमने निकालनी है, तो v इज इक्वल टू होता है एन एच ओवर 2 पाई एम आर। अब उसके बाद यहाँ पर अब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। ये लो जी, स्क्वायर रूट ले लिया हमने, दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है ना, यहाँ पर हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। अब हमने इस वैल्यू को, ये जो सी वैल्यू ऊपर दी हुई है वी स्क्वायर की, इस वैल्यू को हमने यहाँ पर दर्ज कर देना है। ठीक है ना, लिख लेना, मेरे पास इतनी जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा। तो जेड ई स्क्वायर ओवर 4 पाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये, एम आर।
ठीक है ना। और एन स्केयर एच स्केयर ओवर 4 पाई का होल का स्केयर एम स्केयर आर स्केयर। आर से कैंसिल हो गया, एम की वैल्यू एम से कैंसिल हो गई, पाई की वैल्यू पाई से कैंसिल होगी, 4 से कैंसिल हो गया। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसको ये सारी चीज़ों को यहाँ पर लिख देना है जेड ई स्केयर ओवर ई नोट की वैल्यू यहाँ पर नीचे आ जाएगी, ऐसे करके ई नोट नीचे आ जाएगा। और ई नोट जैसे नीचे आएगा तो एन स्केयर एच स्केयर ओवर पाई एम आर यहाँ पर आ गया, पाई एम आर आ गया। अब फिर उसके बाद हमें पता है, अब हमने यहाँ पर क्या चीज़ निकालनी है, आर निकालना है। जाहिर सी बात है, हमने यहाँ पर रेडियस ही निकालना है ना, हाइड्रोजन एटम का रेडियस फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियस। आर निकालना है तो आर की वैल्यू नीचे है तो ऊपर जाएगी, तो ई नोट ये ऊपर चला जाएगा और जेड ई स्केयर नीचे चला जाएगा। तो पाई एम आर ओवर एन स्केयर एच स्केयर। तो आर की वैल्यू हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ये एन स्केयर एच स्केयर इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई नोट एन स्केयर एच स्केयर। और ये जो सा आर पाई एम से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जेड ई स्केयर पाई एम। ठीक है ना, समझ आ गई यहाँ पर, ये है, ठीक है ना। ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई कि एन स्केयर एच स्केयर नीचे डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई नोट एन स्केयर एच स्केयर। और यहाँ पर पाई एम जो सा ये आर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था और नीचे जाके ये डिवाइड हो जाएगा पाई एम। ठीक है ना, ये आर आ गया हमारे पास। ये 3 वैल्यूज़ आपने याद करनी है, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है ना। अब हमने यहाँ पर जो सी है, हमने सारी की सारी जो सी इसकी वैल्यूज़ हैं वो लिख लेनी है। ये सारा के सारा आपने लिख ही लिया होगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पर इसका पार्ट 2 भी आएगा, ठीक है, ये इसका पार्ट 1 है। अब मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पर अब हम ये सारी की सारी वैल्यूज़ को दर्ज करने जा रहे हैं। ई नोट की वैल्यू क्या है, ई नोट की वैल्यू है 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -12 है, ठीक है ना। और एच जोन सा है प्लांक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर्स -34 जूल सेकंड। फिर इसी तरीके से जेड जोन सा है ये एटॉमिक नंबर होता है, और आपको पता है कि एटॉमिक नंबर हर एक एटम का मुख्तलिफ होता है, कि किसी भी एटम में उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद सेम नहीं होती, डिफरेंट होती रहती है। एटॉमिक नंबर चेंज होता रहता है, यहाँ पर लिख दो चेंज, ठीक है ना। इसी तरीके से पाई की वैल्यू आपको पता है कि 3.14 और इसकी दूसरी बटे की वाली वैल्यू है जी पाई बड़ा 7। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो सी चार्ज की वैल्यू है, चार्ज की वैल्यू क्या है 1.6022 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर्स -19 कोलम्ब। इसी तरीके से मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू है 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -31 kg, ठीक है ना। ये इसकी मैस की वैल्यू है, ठीक है ना। इस तरीके से हमने सारी की सारी वैल्यूज दर्ज कर। और एन क्या है, एन ये नंबर ऑफ़ शेल्स है, ठीक है ना, ये नंबर ऑफ़ शेल है, यानी कि नंबर ऑफ़ शेल 1 हो सकता है कि किस शेल के अंदर हम जिस इलेक्ट्रॉन का रेडियस फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी कि जिस इलेक्ट्रॉन का रेडियस फाइंड आउट कर रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन का शेल नंबर क्या है, क्या वो पहले शेल में एग्जिस्ट कर रहा है, क्या वो दूसरे शेल में एग्जिस्ट कर रहा है, क्या वो तीसरे शेल में एग्जिस्ट करेगा, वो चौथे शेल में, क्या वो 5वें शेल में, क्या वो 6वें शेल में, क्या वो 100वें शेल में, क्या वो 200, क्या वो 1000वें शेल में एग्जिस्ट कर रहा है, वो शेल नंबर आ जाएगा यहाँ पर। एन ये है, ठीक है ना। सारी की सारी हो गई, एम की वैल्यू भी हो गई, पाई की वैल्यू भी हो गई, ई की वैल्यू भी कर ली, जेड की वैल्यू भी कर ली, एच प्लांक्स कांस्टेंट इसकी वैल्यू बता दी, एन भी बता दिया, ई नॉट भी बता दिया। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी समझ आ गई, थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।